हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वो एंजियोटेंसिन सेकंड विच इज हेल्प इन ग्रो द जीएफआर। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो डाउन हो गया था उसको ये इंक्रीज करने आया है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था मीन्स यदि हमारी जनरल बॉडी की जो सर्कुलेशन है वो बीपी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसका, या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो हमारी किडनी की जो ब्लड प्रेशर है, जो एनएफपी है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करती है, किडनी अपने प्रेशर को कैसे मेंटेन करती है। ठीक है, फर्स्ट केस हमने बताया था आपको कि जब बीपी क्या होगा, हमारा बहुत ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ऑफरेंट आर्टरियोल में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, तो किडनी अपने आप को कैसे मेंटेन करती है, तो ऑफरेंट आर्टरियोल के ऊपर मसल्स पाई जाती है, मसल्स पे वॉल होती है, मसल्स पे सेल वॉल होती है, उस पे CO2 के चैनल्स लगे होते हैं विच इज सेंसिटिव टू प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बहुत ज्यादा ब्लड उसके अंदर आता है, ब्लड अंदर आता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, तो CO2 के चैनल जो होते हैं सेंसिटिव टू प्रेशर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और बाहर से बहुत सारे कैल्शियम अंदर आ जाते हैं और कैल्शियम कॉज कंट्रैक्शन, और फिर वो ऑफरेंट आर्टरियोल जो स्वेल कर गया था प्रेशर करने के कारण, ब्लड प्रेशर कुछ समय तक तो इंक्रीज रहेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, CO2 के चैनल्स अंदर आएंगे, कैल्शियम अंदर आ जाएगा और कैल्शियम कॉज कंट्रैक्शन, तो हमारा बीपी फिर क्या होगा, किडनी का फिर नॉर्मल हो जाएगा। मींस एनएफपी जो है वो भी कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा जो हो गया वो कम हो जाएगा या अपने जितना था उतना हो जाएगा। ठीक है, एनएफपी 10 mm Hg होता है और जीएफआर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जीएफआर हमारा 125 पर मिनट होता है। ठीक है, फर्स्ट केस था ये, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो CO2 के चैनल्स हमारे लगे होते हैं ऑफरेंट आर्टरियोल पे, वो सेंसिटिव प्रेशर होते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है। फर्स्ट केस। सेकंड केस था जब हमारा बीपी क्या होता है, लो हो जाता है। बीपी लो हो जाता है तब किडनी कैसे मेंटेन करती है अपने आप को, जनरल सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर होता है, तो इससे तो हमने आपको बताया था कि बीपी लो होता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है जनरल सर्कुलेशन से ऑफरेंट आर्टरियोल के अंदर बहुत धीरे धीरे से आता है, तो जो लिक्विड हमारे ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके पीसीटी डीसीटी से जा रहे होते हैं, तो पीसीटी लिक्विड के बहुत सारे आयंस को क्या करता है, पकड़ लेता है, बहुत सारे आयंस को पकड़ लेता है और उसको साल्टलेस बना देता है। डीसीटी के सेल्स के ऊपर लगे होते हैं मैकुला डेंसा लगे होते हैं, वो साल्ट का टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करके तो कहता है भाई ये तो साल्ट ही नहीं इसमें, फिर ये मैसेज देते हैं, किसको मैसेज देते हैं, ऑफरेंट आर्टरियोल के सेल्स पे, मसल सेल्स पे, है ना, मसल्स उसकी जो सेल्स होती है उसकी मसल सेल्स रेनिन रिलीज करती है ब्लड में, रेनिन जाके एक्ट करता है और फिर ब्लड में जाता है रेनिन, और फिर ब्लड में ही लीवर एक इनएक्टिव हार्मोन से रिलीज करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। रेनिन इसको ब्रेक डाउन करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स में और लंग्स में होता है एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, दैट इज एंजियोटेंसिन 2 which is take birth for glomerulus filtrate rate increasing। इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट का, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो डाउन हो गया था उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपको बता देते हैं। इससे पहले थोड़ा बता देते हैं आपको वो रेनिन रिलीज करता है ब्लड में, कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा जनरल बॉडी सर्कुलेशन है, इसमें बहुत सारा ब्लड है। ठीक है, ब्लड है, ये हमारा लीवर है और यहाँ पे कुछ हमारा लंग्स है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से रेनिन हमारा इंटर करेगा, वो हमने लेक्चर 6 में बता रखा है, आपने वो वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है, ये सिर्फ रिवाइज करा देगा। यहाँ पे आ गया रेनिन और लीवर हमारी हार्मोन से रिलीज करती है, इनएक्टिव केमिकल रिलीज करती रहती है ब्लड में जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन को हमने कुल्हाड़ी के से बनाया था, कुल्हाड़ी, ये जाके इस पे एक्ट करेगी, मींस इसको कट कर देगी, तो एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर होता है ACE,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 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 कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये आया है बाप, मीन्स इसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है एंजियोटेंसिन के ऊपर। एंजियोटेंसिनोजेन को ब्रेक डाउन किया गया एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को ब्रेक डाउन किया एंजियोटेंसिन 2 में। इसका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को इंक्रीज करेगा, ये सबका बदला लेगा। ठीक है, ये आया है रिवेंज में। अब चलते हैं हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड क्या काम करता है जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, फर्स्ट पहला इसका जो काम होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वेजो स्ट्रॉन्गली, एंजियोटेंसिन 2 हमारा स्ट्रॉन्गली वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो कि ये हमारा ऑफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस एंड ये इफरेंट आर्टरियोल। और यहाँ पे हमारा लगा होता है क्या, ये बॉमन्स कैप्सूल। जीएफआर हमारा कम हो गया था, मीन्स यहाँ से ब्लड का फ्लो ब्लड कम हो गया था, जिससे प्रेशर यहाँ पे कम हो गया था, ब्लड यहाँ पे आना कम हो गया था, जिससे यहाँ पे ब्लड कम हो गया था, ब्लड के कम होने के कारण प्रेशर कम हो गया था, तो यहाँ से जीएफआर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। तो एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा स्ट्रॉन्गली वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो कि एक्ट करता है हमारा इफरेंट आर्टरियोल के ऊपर, इस पे एक्ट करता है। इफरेंट आर्टरियोल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्ट ऑन इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करता है एंड कॉज कॉन्ट्रैक्शन, और इफरेंट आर्टरियोल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, मीन्स इसका साइज जो है इतना करा देता है, छोटा करा देता है। यहां से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड रुक रहा है, यहाँ से ब्लड जाने का रास्ता नहीं है, तो सारा ब्लड यहाँ पर रुकेगा, ब्लड आ रहा है, ब्लड जा नहीं पा रहा है, सारा ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा, रुकेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर यहाँ का इंक्रीज होगा, तो जिससे हमारा जीएफआर है वो भी हल्का हल्का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड आ तो रहा है पूरा, वैसे कभी ब्लड आ रहा है क्योंकि जीएफआर गिरा हुआ है, ब्लड प्रेशर लो है जनरल सर्कुलेशन का, फिर भी जो ब्लड आ रहा है यहाँ से तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ब्लड यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, सारा ब्लड यहीं पे कलेक्ट हो रहा है, तो इससे जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो जीएफआर इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, एनपी प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी हमारा इंक्रीज होगा। फर्स्ट केस एंजियोटेंसिन सेकंड का स्ट्रॉन्गली वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो इफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, जिससे इफरेंट आर्टरियोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ब्लड जाना चाहिए वो जा नहीं पाता, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के कारण प्रेशर बढ़ता जाता है। ये हैंड है हमारा, इसके ऊपर कोई सामान रखे जा रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारा कितना होता है 125 ml पर मिनट और 180 लीटर प्रतिदिन। मीन्स इसको ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, किडनी अपने आप को मेंटेन करती है जो कर रही है। हमारा जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर लो है, हमने लेक्चर में बता रखा है, उसी का ये पार्ट है। एंजियोटेंसिन इसीलिए एक्टिव हुआ कि जीएफआर को इंक्रीज कर सके। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा स्ट्रॉन्गली वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मींस ये जीएफआर को इंक्रीज कराता है। सेकंड बता रहा
सेकंड है हमारा एंजियोटेंसिनोजेन, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इतना तो आप लोग को पता होगा क्योंकि हमने लेक्चर में करा रखा है। एड्रिनल ग्लैंड, दो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एंजियोटेंसिन, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या हेल्प करते हैं, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन जब आएगा तो इसको क्या करेंगे, अपने अंदर चिपका लेंगे, मींस इसको एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जाने का रास्ता देंगे, है ना। इस पे एंजियोटेंसिन आके चिपकेगा, ये एंजियोटेंसिन है, इस पे आके चिपक जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से केमिकल रिलीज करवाएगा। एड्रिनल ग्लैंड के सेल से केमिकल रिलीज करवाएगा जिस केमिकल का नाम है अल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि एंजियोटेंसिन को अपने अंदर आने का मौका देते हैं, रास्ता देते हैं, जो कि अब एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया, इस पे एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स को मजबूर करेगा अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। और ये अल्डोस्टेरोन हार्मोन सीधा हमारा कहा जाता है ब्लड में आता है, और ब्लड में जाएगा तो अल्डोस्टेरोन ब्लड में जाएगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा जिससे हमारा जीएफआर भी इंक्रीज होगा। इसको हम बताते हैं आपको किडनी के नेफ्रॉन पे, ठीक है। सिंपली एंजियोटेंसिन एक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड पे और रिलीज क्या कराएगा, हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन। यहां पे बना रहे हैं ऑपरेंट एट्रिब्यूट, और ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अल्डोस्टेरोन, इसको और अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनलेस, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट डीसीटी। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो कि एंजियोटेंसिन द्वारा रिलीज कराया गया है, ये एक्ट करेगा आके यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स के ऊपर, डीसीटी के सेल्स के ऊपर, एंड यहाँ पे इसका सेल्स होता है, कलेक्टिंग डक्ट का भी सेल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके सेल्स पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मीन्स ये डीसीटी है हमारा, इसको ऊपर में बनाया डीसीटी, ठीक है। डीसीटी के और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के ऊपर एल्डोस्टेरोन के लिए रिसेप्टर लगे होते हैं जो एल्डोस्टेरोन को कैच करते हैं, एल्डोस्टेरोन को अपने अंदर आने देते हैं, और एल्डोस्टेरोन इसके अंदर एंट्री करता है। ये एल्डोस्टेरोन इसके अंदर आता है और इसको सेल्स वॉल को छेड़ता है, इसको परेशान करता है, इसको जबरदस्ती बोलता है कि भाई तू यहाँ पे चैनल्स बनाने के लिए मजबूर करता है, जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर बनाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये हमारा कोई सेल्स है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हमारे
पोटेशियम अंदर आते रहते हैं और जो सेल में सोडियम है वो बाहर होते रहते हैं। मीन्स दो सोडियम अंटर होता है एक साथ, एक एटीपी को यूज करता है। हमारी बॉडी का जो सेल्स होता है वो एटीपी को यूज करके, एटीपी का यूज करके दो पोटेशियम को अंदर लाता है और तीन सोडियम को बाहर निकालता है एक एटीपी को यूज करके, ठीक है। ये हमारा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। एल्डोस्टेरोन आता है डीसीटी के और कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं एल्डोस्टेरोन के लिए। इस पे आके वो चिपकता है, ठीक है, बाइंड करता है और फिर इसके अंदर डीसीटी के सेल्स के अंदर आता है और डीसीटी के न्यूक्लियस को छेड़ता है। न्यूक्लियस के अंदर जेल होते हैं, इसको मजबूर करता है क्या, सोडियम पोटेशियम पंप बनाने के लिए। तो यहाँ पे बनता है सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे भी है तो फिर यहाँ पे बनेगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप बनेगा, ये का काम क्या है। और फिर यहाँ पे जो सोडियम होगा, यहाँ पे बनाएगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। यहाँ पे बनाएगा सोडियम पोटेशियम पंप और यहाँ से जो सोडियम पोटेशियम होगा वो यहाँ से हमारा क्या कह रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी गया होगा। ऐसे पूरा वासा रेक्टा मीन्स सबको ऑक्सीजन भी तो देना ना सब सेल को, तो ये कन्वर्ट होकर फिर आता है और फिर ऑक्सीजन देके ये वेन में कन्वर्ट होकर चला जाता है। यहाँ से ऐसे वेन में जाके बॉडी ऑर्गन में चला जाता है। यहां से सोडियम जो इसके अंदर होगा, सोडियम से सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगा। इसके अंदर जो सोडियम होगा वो हमारा आएगा ब्लड में, सोडियम ब्लड में आ जाएगा, आएगा ना। और फिर इसमें भी जो होगा, इससे भी हमारा सोडियम आएगा ब्लड में और ब्लड से चला जाएगा हमारे ब्लड जाएगा। इसमें सोडियम आएगा तो वाटर लविंग देन, यहां से बहुत सारा वाटर जा रहा होता है। सोडियम पोटेशियम पंप लगा है तो यहाँ पे जो सोडियम है इसको खींचेगा अपने तरफ। यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा, फ्लूइड में आयंस होते हैं, वाटर होते हैं। तो इससे सोडियम पोटेशियम पंप जो डीसीटी के एल्डोस्टेरोन द्वारा लग गया है डीसीटी के सेल्स पे, वो सोडियम को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इसको खींच के कहां भेजेगा, ब्लड में। तो ऑस्मोलाइट्स मींस वाटर लविंग देम। इसका पति कौन है, सोडियम का पति है वाटर। जब सोडियम खींचा चला आएगा सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, तो यहां से H2O भी क्या होगा, चला आएगा और बहुत सारा वाटर भी क्या होगा, ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में भी जो लगा इससे भी बहुत सारा सोडियम इसमें आएगा ब्लड में और इससे भी हमारा क्या होगा, H2O क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे ही वाटर बढ़ेगा ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का क्या होगा, इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फिर यहां से बहुत सारा ब्लड जो है हमारा इसमें इंटर करेगा और जब बहुत सारा ब्लड इंटर करेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे NFP बढ़ेगा, NFP इंक्रीज करेगा और NFP इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या होगा, GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आएगा। जब हमारी सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, जो ब्लड वाटर को यूरिन में जाना चाहिए था उसको क्या किया, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को एक्ट करके सोडियम पोटेशियम पंप बनाया, इसको वाटर को खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए जब हम कम वाटर पीते हैं, जब कम पानी पीते हैं तो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन बहुत कम बनता है। यही कारण है, वाटर को फिर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको ब्लड में देगा ताकि यहाँ पे प्रेशर मेंटेन रहे किडनी का, ठीक है। एंजियोटेंसिन का सेकंड काम है which act on adrenal gland and release aldosterone hormones which act on DCT and collecting duct cells of DCT and collecting ducts and absorb more H2O from nephron, ठीक है। सेकंड काम यही था, समझ गए आप लोग। थर्ड है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड का वर्क जो है, अच्छा एक टर्म बता देते हैं आपको, डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस, यहां से बहुत सारा H2O क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे जितना यूरिन बनना चाहिए तो उतना यूरिन नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात है। आप कम पानी पियोगे, ब्लड प्रेशर लो होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन कम पानी पीते हो तो शिशु कम बनता है। तो जो कम पानी पियोगे यहाँ पे प्रेशर भी तो कम होगा, तो इसी को किडनी क्या करेगी, किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो यूरिन में वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इसका प्रेशर तो कम होगा, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, यही मेन रीजन है, ठीक है। अब एक टर्म है डायूरेसिस। यदि
हमारा यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। डाईयूरेसिस एक टर्म है जो कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, जब हमारे नेफ्रॉन में या जब हमारे कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं डाईयूरेसिस। और जो जो सब्सटेंस हेल्प करते हैं डाईयूरेसिस को, मींस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को इंक्रीज करने में, उसको बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाईयूरेटिक्स। जो सब्सटेंस यूरिन का फॉर्मेशन में, यूरिन का प्रोडक्शन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं डाईयूरेटिक्स। और जब इंक्रीज हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डाईयूरेसिस। और जब प्रोडक्शन हमारा यूरिन का क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक। समझ गए? यूरिन का फॉर्मेशन प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे डाईयूरेसिस, और यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उसको बोलेंगे एंटी डाईयूरेसिस। एंटी डाईयूरेसिस। ठीक है। और डाईयूरेटिक्स जो सब्सटेंस यूरिन के प्रोडक्शन में इंक्रीज में मदद करता है। ठीक है। और एंटी डाईयूरेटिक्स जो सब्सटेंसेस ब्लड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन में डिक्रीज करता है, उसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक्स। समझ गए? एंजियोटेंसिन 2 का सेकंड था हमारा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन से रिलीज कराता है। अब थर्ड, सेकंड क्या था? एल्डोस्टेरोन हार्मोन से रिलीज करता हमारा एंजियोटेंसिन एल्डो। थर्ड ग्लैंड्स होता है, सॉरी, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड्स पाया जाता है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले ग्लैंड्स को बोलते हैं पोस्टीरियर, आगे वाले पार्ट को, सॉरी, इंटीरियर, और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आए हुए होते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें हाइपोथैलेमस का कुछ नेफ्रॉन आए होते हैं। ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन इस पे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इस पे एक्ट करेगा और इस पे केमिकल रिलीज करेगा। इससे केमिकल रिलीज करेगा जो कि केमिकल हमारे फाइनली न्यूरॉन के द्वारा, न्यूरॉन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में आए हुए होते हैं, यहां से बाहर आ जाएंगे। न्यूरॉन के द्वारा आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और यहां से हमारा बाहर आ जाएगा और ये चला जाएगा हमारा ब्लड में। ये जाएगा ब्लड में। इस हार्मोन्स को बोलते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन जब हाइपोथैलेमस पे हमारा एक्ट करता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन न्यूरॉन के द्वारा हमारे आए होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनाते हैं ब्लड में। उस हार्मोन का नाम है एडीएच। इसका नाम ही है एंटी डाई हार्मोन। एडीएच इस हार्मोन्स का नाम ही है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। अभी हम आपको बताया है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स मींस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को डिक्रीज करेगा
प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को डिक्रीज करेगा, मीन्स जो नेफ्रॉन में जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जो वाटर है, जो पीसीटी से पहले नेफ्रॉन में जो वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करेगा, उसको ब्लड में फेंकेगा, और जब वो ब्लड में जाएगा तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारा जीएफआर भी इंक्रीज होगा, जीएफआर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। Efferent arteriole, afferent arteriole, glomerulus, PCT, Bowman's capsule और यहाँ पे PCT, loop of Henle's, DCT, DCT के सेल्स, और फिर ये चला जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, थर्ड जो हमारा हाइपोथैलेमस जो एडीएच जो एक्ट करता है वो सेल्स होता है, डीसीटी के सेल्स है, ये भी इस पे रिसेप्टर लगा होता है ताकि एडीएच इस पे चिपकेगा, और फिर इसको फिर से ये जो डीसीटी के जो सेल्स हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट के जो सेल्स हैं यहीं पे बना देते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट का सेल्स है, इस पे भी एडीएच आके बाइंड करेगा, चिपकेगा, और इसके सेल्स को मजबूर करेगा, जबरदस्ती इससे केमिकल रिलीज कराएगा, और यहाँ पे एक चैनल्स का पोर बनाएगा जिस चैनल्स को बोलते हैं, यहाँ पे चैनल्स बनाएगा। नेम ऑफ दिस चैनल्स इज H2O। यहाँ पे चैनल्स बनाएगा, जो चैनल्स वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। इस चैनल्स का नाम डीसीटी के सेल्स पे एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो रिलीज करेगा, यहाँ पे मजबूर करेगा इस सेल्स को एक्वापोरिन्स बनाने के लिए। एक्वापोरिन्स जो बनेगा तो जो लिक्विड यहाँ से आ रहा था धीरे धीरे ही आ रहा था, यहाँ पे प्रेशर कम है तो बहुत कम जीएफआर हो गया है, तो यहाँ से जो लिक्विड जा रहा था उससे बहुत सारा H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा। H2O डीसीटी के सेल्स को एब्जॉर्ब होगा, और फिर यहाँ से हमारा पेरिटिकुलर कैपिलरी में H2O क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा H2O का। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एक्ट करेगा डीसीटी के सेल्स पे एंड कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स पे, और यहाँ पे एक्वापोरिन्स का फॉर्मेशन करेगा। एक्वापोरिन्स क्या करेगा, जितना H2O जो लिक्विड में है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको खींच के सारा भेज देगा ब्लड में, और ब्लड में जब ये जाएगा तो ये हमारा ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ से जो कम ब्लड प्रेशर हो गया था, कम ब्लड आ रहा था, वो ब्लड ज्यादा आने लगेगा। ब्लड यहाँ से ज्यादा आएगा तो यहाँ पे ब्लड का अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, और इसके कारण प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके कारण एनएफपी नेट फिल्ट्रेट प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये जो एनएफपी इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड का थर्ड जो काम था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का रिलीज कराना। कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड से सिंपली आ जाएगा हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा हमारा आएगा इस पे, डीसीटी के सेल्स पे आएगा। डीसीटी सेल्स पे रेस्पिरेटर को जो एडीएच को क्या करते हैं, बाइंड कराते हैं अपने आप से, और इसके सेल्स को छेड़ेगा, मजबूर करेगा एक्वापोरिन्स बनाने के लिए, और एक्वापोरिन्स क्या करता है, H2O को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, H2O को खींचते हैं, और खींच के फिर भेजेगा ब्लड में, और ब्लड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एनएफपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है।